नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट पहला देखेंगे जो कि रेलेवेंट टीपीसी आरपीएफ कांस्टेबल ग्रुप डी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है। तो हमें ऑप्शन में दिया प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पर हमें प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा महासागर एस आकार का होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर, जो कि कैसा होता है, एस आकार का होता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर प्रशांत महासागर का आकार पूछे तो ये कैसा होता है, तो ये हमारा होता है त्रिकोण आकार का। ठीक है, कैसा होता है, त्रिकोण आकार का। अगर आपको इसी में हिंद महासागर का आकार पूछे तो ये कैसा होता है, तो ये होता है एम आकार का। अगर आपको यहाँ पर आर्कटिक का पूछ ले तो ये कैसा होता है, तो ये हमारा गोलाकार आकार का। ठीक है, तो प्रशांत महासागर कैसा होता है, त्रिकोण आकार का। अटलांटिक का कैसा होता है, तो ये होता है हमारा एस आकार का। और हिंद महासागर कैसा होता है, तो ये हमारा एम आकार का होता है। और आर्कटिक कैसा होता है, तो ये गोलाकार का। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एस आकार का पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्न में से कौन सा सौरमंडल का बाह्य ग्रह है। हमें ऑप्शन में दिया पृथ्वी, शुक्र, शनि और बुध। हमें यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि सौरमंडल का कौन सा बाह्य ग्रह है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि सौरमंडल में टोटल कितने ग्रह है, तो आपको हो गए 8 ग्रह है। ठीक है, कितने, 8 ग्रह है। इसमें 4 ग्रह कौन से आंतरिक ग्रह है और 4 ग्रह हमारा कौन से है, तो वो है बाह्य ग्रह है। ठीक है, तो कौन कौन से यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 8 ग्रह में से जो पहले 4 ग्रह है, ठीक है, और दूसरे 4 ग्रह वो क्या होंगे, बाह्य ग्रह होंगे। तो पहले कौन से, तो सबसे पहले आपको हो गई यहाँ पर हमारा हो जाएगा बुध। ठीक है, मैं यहाँ पर बी लिखता हूँ। बुध के बाद क्या होता है, शुक्र होता है। और शुक्र के बाद क्या होगा, तो आपको हो गया पृथ्वी होता है। और पृथ्वी के बाद क्या होगा, तो मंगल होगा। ठीक है, मंगल। तो ये जो 4 ग्रह है वो कौन से, तो ये हमारे आंतरिक ग्रह यानी कि पार्थिव ग्रह। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा तो बृहस्पति हो जाएगा। उसके बाद शनि हो जाएगा। उसके बाद अरुण वरुण हो जाएगा। ठीक है, अरुण वरुण हो जाएगा। तो ये जो 4 ग्रह है, ठीक है, ये 4 ग्रह कौन से, बाह्य ग्रह है। और ये 4 ग्रह हमारे आंतरिक ग्रह। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर जो शनि, ये क्या है, हमारा बाह्य ग्रह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बाकी हमारे कौन से, आंतरिक ग्रह है। अगर आपको यहाँ पर गर्म ग्रह पूछे तो यहाँ पर सबसे गर्म ग्रह या सूर्य के नजदीक कौन सा होगा, तो वो हमारा यहाँ पर होगा बुध होगा। ठीक है, अगर आपको चमकीला ग्रह पूछे तो वो कौन सा होगा, तो ये हमारा शुक्र हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लाल ग्रह पूछे तो लाल ग्रह आपको पता है, लाल ग्रह हम किसे कहते हैं, मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि मांडवी सागर तट किस राज्य में स्थित है, यानी कि जो मांडवी सागर तट है वो किस राज्य में स्थित है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ठीक है, देखिए भारत का नक्शा मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, कुछ इस प्रकार का होता है। और मांडवी सागर बांध जो कहाँ पर है, तट कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि भारत और बांग्लादेश में क्या प्रमुख उत्पाद है, यानी जो भारत और बांग्लादेश है यहाँ पर प्रमुख क्या उत्पाद है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो ऑप्शन में दिया है जूट दिया है, कॉफी दिया है, चाय दिया है, बाजरा दिया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जूट। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा जूट होगा, जो कि विश्व में भारत यानी कि विश्व में बांग्लादेश का प्रथम स्थान रखता है जूट उत्पादन। ठीक है, जूट उत्पादन में। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जूट, यानी कि सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको मैं यहाँ पर रेलवे के लिए वापस से रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी चालू करने वाला हूँ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है, यानी विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है 8%, 15%, 10% या फिर 4%। हम यहाँ पर विश्व के जल संसाधनों बीच है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4%, जो कि विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है, तो वो 4% है। ठीक है, अगर आपको केवल भारत का ही जल पूछे तो वो कितना है, तो वो हमारा 71% है। ठीक है, कौन सा, 71% है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है, ये याद रखना, द्वीप। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया है लातूर दिया है, कच्छतीवू दिया है, जांगन दिया है, दीवर दिया है। तो जो भारत और श्रीलंका के बीच जो द्वीप स्थित है वो कौन सा, तो वो कच्छतीवू है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। अगर आपको भारत और श्रीलंका के बीच इसी में आपको कौन सी जल संधि पूछे, अगर आपको यहाँ पर जल संधि पूछे तो आप क्या बताओ, जल संधि वो कौन सी होगी, तो वो होगी पाक जल संधि। कौन सी होगी, पाक जल संधि। ठीक है, अगर द्वीप पूछे तो कच्छतीवू और जल संधि पूछे तो वो पाक जल संधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे।
अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है। यानी हमें यहाँ पर 4 वेद दिए और आपको पता है वेद कितने होते हैं, 4 वेद होते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा सबसे पुराना वेद है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पुराना वेद हो तो आपको पता ही होगा जो कि ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, और जो यहाँ पर देखिए ये ऋग्वेद तो हमारा यहाँ पर पुराना वेद है। अगर हम नए वेद की बात करें तो वो होगा अथर्ववेद। कौन सा होगा, अथर्ववेद, जो कि क्या है, नया वेद है। ठीक है, और जो यहाँ पर सामवेद दिया ये क्या है, तो ये भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर पुराना वेद ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। यानी जो कौटिल्य है, ठीक है, ये निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो यहाँ पर दिया अर्थशास्त्र, सुक्तावली, मुद्रक राक्षस और इंडिका दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कौटिल्य, ठीक है, ये कौटिल्य कौन है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य समाज का ये क्या था, एक प्रधानमंत्री था। ठीक है, तो इसने क्या करा था, उसके लिए अर्थशास्त्र की बुक लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा, अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी थी, तो यहाँ पर प्रस्तुत की थी अर्थशास्त्र। ठीक है, अगर हम सुक्तावली की बात करें तो ये हमारा वेद के अंदर आता है, जो कि ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि क्रिप्स, ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था। प्रश्न क्या कह रहा है, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, हमें यहाँ पर ऑप्शन में दिया 1992, 1932, 1922, 1942। तो जो क्रिप्स मिशन है, ठीक है, ये कब आया था, तो ये आया था 1942 में आया था। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर डेट पूछे तो लागू कब करा था, तो लागू ये हमारा करा था 11 मार्च को। ठीक है, शायद 11 मार्च और 23 मार्च को। ठीक है, 23 मार्च को तो ये आ गया था। 1942 की ही बात कर रहा हूँ मैं। 11 मार्च को क्या हुआ था, लागू हुआ था, और 23 मार्च को शायद ये क्या हो गया था, यहाँ पर आ गया था। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। ये मुझे कंफर्म करके मुझे कमेंट करके बताइए कि मार्च है या अप्रैल है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था। यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका जिम्मेदार कौन था, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था, तो वो था जनरल डायर। ठीक है, कौन था, जनरल डायर। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, उसका जिम्मेदार कौन था, तो वो होगा जनरल डायर, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है और उसी का प्रश्न है। अब प्रश्न पर है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। यहाँ पर कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो वो हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टेंगर, जो कि क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, इसकी स्थापना 5वीं सदी में किसके द्वारा की गई, तो वही है कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब ये जो नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, ये कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए बिहार में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को और किस नाम से जाना जाता है, ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं, हम एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रश्न 13 दिया है और प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना दर, ठीक है, 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी, यानी कितनी है, ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न में यहाँ पर क्या पूछा है, पुरुष की साक्षरता दर वो कितनी है, ये प्रश्न पूछ रहा है। कब, तो यहाँ पर 2011 की साक्षरता जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी, वो थी 82.14%। ठीक है, यानी कि 82.14% थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अगर आपको यहाँ पर महिला की पूछे तो महिला की कितनी थी, तो महिला की 2011 की जनगणना के अनुसार थी, वो थी 65.46। ठीक है, कितनी थी, 65.4% ये थी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर टोटल पूछे, ठीक है, अगर टोटल पूछे तो वो होगा यहाँ पर 74 था। ठीक है, पुरुष और महिला का 74% होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न एक कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना थी। ठीक है, अब जो जनगणना है वो कौन से वर्ष की जनगणना, जो कि कौन सी है, वो है 14वीं जनगणना है। ठीक है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो अगर आपको टोटल जनगणना पता होगा तो आप आसानी से बता दोगे। ठीक है, तो अभी तक टोटल कितनी
जनगणना हो चुकी है, तो वो हो चुकी है 15। ठीक है, टोटल 15 जनगणना हो चुकी है। लास्ट जनगणना कौन सी, 15वीं कौन सी थी, तो वो थी 2011 के। ठीक है, 15वीं कौन सी 2011 की थी, तो 14वीं कौन सी हो जाएगी, तो आपको हो गए 2001 की होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर 10 वर्ष में क्या होता है, जनगणना होता है। क्या होता है, हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, लेकिन इस बार हो नहीं रखी है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। और टोटल कितनी जनगणना हुई अभी तक, तो 15 हो चुकी है। और 15वीं कौन सी थी, तो वो 2011 की थी। और 14वीं कौन सी है, तो वो हो गई 2001 की। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, यानी राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो जो राज्यसभा है, ठीक है, इनकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 250। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा 250। ठीक है, अब राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, अगर आपको पूछे तो आयु की बात करते हैं तो वो होगी 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। अगर इसकी अवधि की बात करते हैं, राज्यसभा की अवधि की बात करते हैं, तो इसकी अवधि कितनी होती है, 6 वर्ष की होती है। कितनी होती है, 6 वर्ष की होती है। आयु की बात करते हैं तो 30 वर्ष, और अवधि की बात करते हैं तो वो 6 वर्ष की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सदस्यों की संख्या पूछी थी, तो वो है 250। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग है, तो इसका सही जवाब होगा 3। कौन कौन से होंगे तो मैं बताऊंगा आपको। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और 3 कौन कौन से है, तो यहाँ पर होगा कार्यपालिका। ठीक है, पहला का होगा कार्यपालिका, दूसरा होगा न्यायपालिका, और चौथा होगा हमारा, देखिए, कार्य होगा, न्याय होगा, और हमारा यहाँ पर होगा एक और होगा। एक कौन सा, ये मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, कार्य होगा, न्याय होगा, और एक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए ये कौन सा है। ठीक है, एक अंग कौन सा है, तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी थी। यहाँ पर ये कह रहा है कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजना भारत में लागू हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर है 12वीं। यहाँ पर अंतिम जो पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो वो थी 12वीं थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो मैं ऑप्शन में दिया कश्मीर को, भोपाल को, सूरत को, या बेंगलुरु को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो प्रौद्योगिकी है, यहाँ पर क्या है, तो प्रौद्योगिकी जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो उद्योग है वो सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पर है, तो आपको होगी वो बेंगलुरु में। तो इसको क्या कहता है, प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, सब कुछ होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यहीं पर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये किसका पूछा है, भारत का पूछा है, विश्व का नहीं पूछा है, भारत का पूछा है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन में दिया है मटर, कद्दू, मूंगफली और गेहूं। तो यहाँ पर देखिए आपको पता होना चाहिए फसल कौन कौन सी, एक तो खरीफ की होती है और एक होती है रबी की। कौन सी होती है, रबी की होती है। ठीक है, तो कौन सी खरीफ की और कौन सी रबी की, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर हम आपको यहाँ पर पता होगा तो देखिए जो रबी की फसल ये ठंड में उगाई जाती है और बरसात में खरीफ की फसल उगाई जाती है। तो अगर हम मटर की बात करते हैं तो ये तो रबी की है क्योंकि ये ठंड में उगाई जाती है। कद्दू की बात करते हैं तो ये भी रबी की है, और यहाँ पर गेहूं की बात करते हैं तो ये भी रबी की। हमें यहाँ पर खरीफ का पूछा था, तो मूंगफली हमारी बरसात में उगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो बरसात में उगाई जाने वाली फसल कौन सी होगी, तो वो खरीफ की होगी, और ठंड में उगाई जाने वाली, ठीक है, ठंड में उगाई जाने वाली जो फसल है वो कौन सी होगी, रबी की फसल होगी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीली क्रांति किसके संबंधित है, यानी कि नीली क्रांति जो कि किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है, नील उत्पादन, जूट उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या फिर कृषि उत्पादन। ठीक है, तो फटाफट से सोचिए कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर आपको सोचना है कि यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, आपको खुद को भी सोचना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर MCQ सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, MCQ सोल्व कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य उत्पादन। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन
नंबर सी मत्स्य उत्पादन। ठीक है, अब देखिए मैं आपको उससे पहले क्या बताया था कि जो अंग है, ठीक है, भारत सरकार का जो 3 अंग है कौन कौन से, तो मैंने बताया था कार्यपालिका, क्या बताया था, कार्यपालिका बताया था। उसके बाद मैं क्या बताया था, उसके बाद मैं न्यायपालिका बताया था। ठीक है, न्यायपालिका और एक हमारी विधायपालिका, ठीक है, विधायिका पालिका है, तो ये 3 है। ठीक है, याद रखना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न हम 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, इसी में आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो नीली क्रांति है, ठीक है, जो नीली क्रांति, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। जो नीली क्रांति है इसका जनक कौन है, ठीक है, यानी कि नीली क्रांति का जनक कौन है, तो इसका जनक है हीरालाल चौधरी, हीरालाल चौधरी, और यहाँ पर अरुण कृष्णन माना जाता है। यानी कि जो नीली क्रांति इसका जनक कौन है, तो हीरालाल चौधरी को माना जाता है। ठीक है, देखिए क्या होगा, हीरालाल चौधरी। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत सातवीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ठीक है, ये याद रखना। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि वाट किसकी इकाई है। क्या कह रहा है कि वाट किसकी इकाई है, तो आपको यहाँ पर एक ट्रिक पता होगा कि इसकी तो इतनी शक्ति है कि ये वाट लगा देगा हमारी, क्या करेगा, इसकी तो बहुत शक्ति है, हमारी वाट लगा देगा। तो यहाँ पर वाट की इकाई क्या है, तो वो ही शक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर ऊर्जा की पूछे तो ऊर्जा क्या है, तो आपको पता है कार्य और ऊर्जा की क्या है, तो आपको होगी जूल है। ठीक है, क्या है, जूल है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर प्रतिरोध की पूछे तो आपको पता है प्रतिरोध की क्या है, तो वो है ओम है। ठीक है, क्या है, ओम है। उसके बाद अगर आपको संवेग की पूछे तो संवेग की क्या है, न्यूटन सेकंड है। ठीक है, क्या है, न्यूटन सेकंड है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है। जो ध्वनि प्रदूषण है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया है डेसिबल, सेंटीमीटर, ओम और हर्ट्ज। ठीक है, तो इसका यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, तो ध्वनि प्रदूषण को हम क्या करते हैं, डेसिबल में नापते हैं। ठीक है, डेसिबल में। अब डेसिबल का प्रतीक क्या है, तो वो डेसिबल का प्रतीक है यहाँ पर स्मॉल डी होगा और कैपिटल बी हो जाएगा। ठीक है, ये इसका प्रतीक है। ठीक है, और आपको यहाँ पर सेंटीमीटर की बात करें या फिर आपको यहाँ पर ओम की बात करें तो आपको पता है प्रतिरोध। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर हर्ट्ज की बात करते तो ये आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, आवर्ती। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि आयरन की कमी से क्या होता है, यानी जो आयरन है, आयरन की कमी से क्या होता है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो आयरन की कमी से आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो वो होता है एनीमिया होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, क्या होता है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। और जो थायराइड है ये किसकी कमी से होता है, तो जो थायराइड है, ठीक है, ये होता है आयोडीन की कमी से। क्या होता है, आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड होता है। और हाइपोकैल्सीमिया किसके कारण होता है, तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। ये क्या होता है, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। और क्वासियोकोर ये किसकी कमी से होता है, तो ये होता है प्रोटीन की कमी से। ये किससे होता है, तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए एनीमिया होता है। और थायराइड किसकी, तो आयोडीन की कमी से। हाइपोकैल्शियम किसके, तो ये विटामिन डी से। और यहाँ पर क्वासियोकोर ये किससे होता है, तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धानी प्राणी का उदाहरण है, यानी यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धानी प्राणी का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए धानी प्राणी की बात करें तो आपको पता है कंगारू दिया है, कछुआ दिया है, जेब्रा दिया है और सियर दिया है। यानी धानी, यानी कि जो धानी है, ठीक है, ये क्या है, तो एक प्रकार का थैलीनुमा गर्भ है। ठीक है, तो ये किस जानवर में होता है, तो आपको पता होगा ये क्या होता है, तो ये कंगारू में होता है, जो कि उसे हम क्या करते हैं, मार्सुपियर कहते हैं। ठीक है, मार्सुपियर्स कहते हैं, जो कि क्या होता है, एक थैली होती है, उसमें अपने बच्चे को रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि क्षत्रिय किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जो क्षत्रिय नृत्य है वो किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो वो है 8 है। ठीक है, कितने, 8 है। तो यहाँ पर देखिए हमें पूछ रहा है कि क्षत्रिय किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, असम का। ठीक है, ये कहाँ का, असम का। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर नया जो न्यू शास्त्रीय नृत्य वो कौन सा है, तो वो भी हमारा यहाँ पर क्षत्रिय ही होगा। ठीक है, और पुराना की बात करें तो आपको पता है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो हमारा होगा, कौन सा होगा, तो आपको होगा यहाँ पर बता दीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए। वो तमिलनाडु का है, लेकिन कौन सा है ये मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे।
अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये करें कि गुरु विपिन सिंह, ठीक है, गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं। जो गुरु विपिन सिंह, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादातर पूछा जाता है गुरु विपिन सिंह का। ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो कथक दिया है, मणिपुरी दिया है, बिहू दिया है और कथकली दिया है। तो इसका सही जवाब होगा जो गुरु विपिन सिंह ये क्या है, मणिपुरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मणिपुरी के नाम से जाना जाता है। मणिपुरी कहाँ का, तो ये मणिपुर का ही है, ठीक है, कहाँ के, मणिपुर का मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। अब यहाँ पर कथक की बात करते हैं तो ये कहाँ का है, तो आप कहोगे उत्तर भारत का है। बिहू तो हमारा शास्त्रीय नृत्य नहीं, ये हमारा लोक नृत्य, लेकिन ये कहाँ का है, तो आप कहोगे बिहू हमारा यहाँ पर असम का है, ठीक है। कथकली की बात करते हैं तो ये हमारा केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न, यहाँ पर देखिए 26 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। अब प्रश्न हम 27 की ओर बढ़ते हैं। अब 27 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न एक रहा है कि पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया कोलकाता, मालीगांव, इसमें भुवनेश्वर और दुर्गापुर दिया है। तो जो पूर्वी रेलवे जोन है ये कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कर है कि हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं, ये प्रश्न में पूछ रहा है, ठीक है। तो जो हॉकी का खेल है उसमें उसके मैदान में कितने खिलाड़ी सम्मिलित होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला, ठीक है। कितने 11 होंगे, कितने होंगे 11 होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ये बताइए कबड्डी में कितने होते हैं और क्रिकेट में कितने होते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। कबड्डी और क्रिकेट में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने खिलाड़ी होते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया, देखिए मैं जो आपको कह रहा हूँ कमेंट करने के लिए आप उससे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपका ही रिकॉल होगा, रिवीजन होगा, ठीक है। तो प्रश्न में 29 दिया और प्रश्न कह रहा है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हैं, ठीक है। तो जो हरिप्रसाद चौरसिया है ये हमारा बांसुरी से जुड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 30 पे। अब 30 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो कोणार्क मंदिर वो कहाँ पर, उड़ीसा में, मतलब जो कोणार्क नृत्य है वो भी कहाँ पर होता है, उड़ीसा में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। कोणार्क उत्सव कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है। अगर राजस्थान की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर कालबेलिया होता है। उसके बाद झारखंड की बात करते हैं यहाँ पर एक छऊ होता है, जो हम किस नाम से जाने जाते हैं आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हमने टोटल अभी तक कितने प्रश्न, 30 प्रश्न कर लिए। कितने प्रश्न हमने यहाँ पर टोटल 30 प्रश्न करे हैं, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, या जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लग रहा है, ये मुझे आप कमेंट करके बताना कि मैं इसको कंटिन्यू करूं। अगर आप हाँ बताओगे या तो मैं आपको इसका कंटिन्यू रखूंगा। तो आपको देखिए डेली क्या मिलेगा, तो आपको देखिए जीके जीएस का भी एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा और रीजनिंग का भी एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। डेली आपको 2 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले और अच्छे क्वेश्चन है, और आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसके बारे में थोड़ा और भी बताऊं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइए, और आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है मैं जो रीजनिंग का प्रैक्टिस है, ठीक है, वो मैं आपको रेलवे एनटीपीसी आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी के लिए स्पेशली लाने वाला हूँ 30 प्रश्न का, ठीक है। तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लगभग कल या परसों में मिल जाएगा डेली, क्योंकि अभी आपको पता है मार्च में किसकी एग्जाम हो रही है, तो आपको होगा आरपीएफ कांस्टेबल की होने वाली है। तो उससे पहले हम कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट ऐसे करेंगे, टाइप वाइज करेंगे कि हम पूरी रीजनिंग को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइए कि मैं जीके का कंटिन्यू करूँ या नहीं।